नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के आपके मन में भी कुछ तथ्यात्मक और आंकड़ों की अपेक्षा रही होगी कि ठीक है, रेटोरिक तो आज पुलिस कैसे बचने की भी चेष्टा कर रही है। 24 पुलिस वाले हरियाणा पुलिस के जो है वो घायल हो गए हैं। इन लोगों की भी तरफ से प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है। फिलिस्तीनी जो वो गाज़ा वाला मॉडल नहीं है, वो एक ही आदमी है, कहीं उधर मरा हुआ दिख रहा है, कहीं उसके पीठ पे जो है बुलेट लगा हुआ है, कहीं माथे सॉस टपक रहा है, ये सारा कुछ भी दिख रहा है। इन सब के बीच में प्रश्न आया कि यार एक्चुअल में आंकड़े क्या हैं, इनके डिमांड्स जो है उसको लेकर के सरकार क्यों नहीं मान रही है। फिर मैंने कल एक रील बनाया, 1.5 मिनट का है, 90 सेकेंड का है। आप मेरे ट्विटर पे या फिर आप जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। अब वहाँ पे जो मैंने बातें की वो मूलतः इस बात पर थी कि इनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, डिमांड्स क्या है और एक्चुअल में उन डिमांड्स का भार कितना आएगा सरकार के ऊपर और उस भार को वहन कौन करेगा। लोग कह रहे हैं, उसको मैंने 4-5 खंड में विभाजित किया और मैंने मूलतः 4 बातें ही उनकी ली। हालांकि उनकी डिमांड की लिस्ट तो 9-10 है और हर दिन जो है वो बढ़ती ही जाती है। उसमें से एक डिमांड था कि भाई मनरेगा जो है वो 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिन सुनिश्चित किया जाए हर वर्ष। किसानों की संख्या है 15 करोड़। यदि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसका टोटल खर्चा केवल मनरेगा का 21 लाख करोड़ आता है। 21 लाख करोड़ आपको पता है कितना है? भारत का बजट है 45 लाख करोड़, उसमें 21 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च ये जोड़ने को बोल रहे हैं। उसके बाद एक और आया कि भाई पेंशन चाहिए 10,000 रुपया जो है, मतलब सबको। अब पेंशन मान लेते हैं कि 2 ही करोड़ लोग 15 करोड़ में से एलिजिबल होंगे, उसका भी एक अमाउंट निकल के आएगा, वो भी मैंने बताया, यहाँ पे फिर से लगा दे रहा हूँ। उसके बाद आया एमएसपी का जो गवर्नमेंट एक डेटा दे रही है वो 10 से 11 लाख करोड़ का दे रही है। हालांकि इसको जो है डिस्प्यूट किया है योगेंद्र यादव ने। वो तो वैज्ञानिक है, प्लम्बर है, पिज्जा डिलीवरी बॉय है, साइंटिस्ट है, मतलब आप जितनी चीज़ें होने को सोच सकते हैं वो आदमी अपने गले में लाल गमछा लगा के आ जाता है और वो एकदम वो धीरे शांत शिथिल आवाज़ में जो है बोलने लगता है। उसको लगता है योगेंद्र यादव ने कहा। उसने अपना एक पुराना प्रपंच शेयर किया है कि मैंने तो पहले भी लिखा था इसके ऊपर और इसमें मैंने ये बात बताई कि कैसे सरकार गुमराह कर रहे। उसका भी हम जो है उसके भी गुर्दे जो है छीले जाएंगे इस वीडियो में। तो वहाँ पे लेकिन हम सरकार का मानते हैं 10 लाख करोड़ जो है वो लगेगा। उसके बाद आया आपको कि बिजली बिल माफ़ी कर दी जाए। उसको भी यदि हम कि 200 यूनिट जो माफ़ कर रही है सरकार, एकदम मैं बोल रहा हूँ मॉडेस्ट ये लिया। 200 यूनिट से ज़्यादा ही लोग खर्च करते हैं, ख़ास करके किसान हाउस होल्ड जो होता है उसमें यदि देखा जाए तो आप सोचिए 15 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली, 8 रुपये प्रति यूनिट। हालांकि आप कहेंगे कि नहीं हम तो 6 ही पे करते हैं, आप 6 पे नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उस रेट्स को। और जो नोएडा या इन सब जगहों पे रहते हैं वो 9 भी है, कई जगहों पे 8-9 इस तरह से। तो आप 8 मान करके चलिए और वो कमर्शियल एक तरह से हो जाती है जब आप वो अपने कॉमर्स को बचाने के लिए, बिजनेस के लिए उसका प्रयोग करते हैं। 200 यूनिट मान करके चलते हैं। अगर करेंगे तो उसका भी खर्चा लगभग जो है 2.25 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के लगभग आता है। सबको यदि जोड़ दिया जाए तो आता है 36 लाख करोड़। 36 लाख करोड़ जो है 2023 के बजट का 80% है। और बजट के बारे में बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट 2 से 3% होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि आप सरकार के पास आमदनी हो रही है 100 रुपया और वो खर्चा कर रहा है 103 रुपया, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। कि 3 रुपया आपके पास है नहीं लेकिन आपने बजट में एलोकेट कर दिया है, आ जाएगा तो हम खर्चा कर देंगे। ये 2-3% जो है हेल्दी बोला जाता है। कम रहेगा खर्चा तो उसको बजट सरप्लस बोलते हैं कि वो आगे किसी और कार्य में जो है वो यूज में लाया जा सकता है जब इकॉनमी उतना अच्छा ना कर रही हो या आपके पास टैक्स कलेक्शन कम हो जाए। अब आप सोचिए कोरोना के कारण जो 3 वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित रही, ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन करके फिर स्टेबलाइज होता है,
पूरी दुनिया में मंदी आई, भारत बचा रहा। उसके बाद भी हम 6.1% डेफिसिट पे चल रहे हैं, मतलब 100 रुपया आमदनी 106 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 100 रुपया आमदनी है, 106 खर्चा कर रहे हैं, उसमें अब 80 रुपया आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़े, 186 रुपया आपको खर्चा करने को बोला जा रहा है। आमदनी आपकी 100 रुपया है। तो इन मिथकों का मैंने खंडन करते हुए कल 90 सेकंड का एक रील बनाया था और वो काफ़ी अभी चर्चा में आ रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे कि ये मांगों की लिस्ट आप देखते जाइए। ये सब तो मांगा, ये तो विचित्र अपने आप में है ही। एमएसपी क्यों विचित्र है उस पर मैं इसी वीडियो के अगले खंड में चर्चा करूंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त देखिए कि WTO से बाहर, भारत को बाहर हो जाना चाहिए। क्या लॉजिक है इसका? ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें हमारा खेत में जो है वो कौवा उड़ाने के लिए हमें एक राफेल दे दो। ये लगभग उसी स्तर की बकलोली है। आप कहेंगे जी जी आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। किसान क्या कर रहा है यहाँ पे, और कौन है ये किसान? किसान के मतलब फर्जी का साला ये ताना बाना बुना, किसान अन्नदाता होते हैं। काहे के अन्नदाता बे? मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिता की भूमि, और बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, मेरे पिता के हिस्से में 1 बीघा 1.25 बीघा ऐसे करके आता है। उसमें से मुझे याद है बचपन में हम मिर्ची, लाल मिर्च जो होता है उसकी खेती करते थे पापा। कैस्टर ऑयल जो होता है वो हम लोग रोपा करते थे। मक्के की खेती होती थी, गेहूं की खेती होती थी, आलू की खेती होती थी। ये सब 3-4 क्रॉप्स जो है उगाते थे। तो क्या मेरे पापा जो दान कर देते थे गांव वालों को कि नहीं मैं अन्नदाता हूं, लो मेरा ये मिर्ची अपना मसाले में डाल लेना और कास्टर ऑयल से दीपक जला लेना और आलू खाओ, मकई खाओ, गेहूं खाओ? नहीं भाई, जो उनको सबसे अच्छा रेट देता था उसको बेचते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आलू की उपज हुई और जिस वक्त सीजन में आलू है, अच्छी फसल हुई है, तो उस वक्त 50 पैसा किलो। ये बहुत रिसेंटली मैं बात बोल रहा हूँ, ये पिछले 10 वर्षों के भीतर की मैं बात बोल रहा हूँ। अब तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरा भाई कमाता है, मेरे घर के और लोग हैं, लेकिन जब नहीं थी मैं तब की बात बोल रहा हूँ। 10 पैसे किलो भी आलू बिकते हुए मैंने देखा है। उस आशा में पापा जो है, या तो आप कोल्ड स्टोरेज में रखोगे कि जब डिमांड हाई होगा कोल्ड स्टोरेज का आप चार्ज दो, जब डिमांड के कारण प्राइस हाई होगा तो हम कोल्ड स्टोरेज से निकाल के जो हम मार्केट में लाएंगे। अगर आप कोल्ड स्टोरेज का चार्ज नहीं दे सकते, जैसे मेरे पिताजी की स्थिति नहीं थी देने की, घर में आलू रखते थे, आधा आलू सड़ जाता था और 10 पैसे का 20 पैसा पर किलो हो गया, 50 पैसे से 1 रुपया पर किलो हो गया ऑफ सीजन में। आपका आधा जब सड़ ही गया, घर में वो स्मेल कर ही रहा है, तो आपको फायदा क्या हुआ? ये थी किसानों की स्थिति, और यही है देश के 86% किसानों की स्थिति, जिसमें ये ट्रैक्टर और मर्सिडीज वाले नहीं आते। ये आपको कोई नहीं बताएगा। इतनी विकट स्थिति के बाद भी मैंने ये घमंड नहीं किया कि मेरे पापा अन्नदाता है। नहीं है भाई। ब्लैकबेरी का मैंने ये जैकेट पहना, ब्लैकबेरी साला सूट दाता हो जाएगा। टाइटन मेरा चश्मा बना रहा है, 1000 रुपये का फ्रेम है, तो टाइटन को मैं आंख दाता बोल दूं? आप सोचिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है इमोशनल होने। नहीं यार, किसान जो है बोलते हैं तुरंत आ जाता है माथे पर मुरेठा, और जमीन में साला दरार पड़ा हुआ ऐसे करके बैठा हुआ, आरे बदरा काले बदरा कब आएगा। भाई सब किसान वैसे नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं है किसानों की स्थिति विकट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। इसी सरकार ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा किया है। इस सरकार ने 2-2 हजार रुपये की जो राशि दी है, उससे मेरे पिताजी के स्तर के किसानों को कितना लाभ मिलता है वो आपको तब पता चलेगा जब आप
या तो वैसे परिवार से हैं या फिर कम से कम आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखा है। आपको 2000 रुपया लगता होगा, यार 2000 से क्या होता है, क्योंकि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, 2 डिश आप ऑर्डर करेंगे, 1000 रुपये की हो गई, खत्म हो जाता है आपका 2000 रुपया। लेकिन 2000 रुपये में किसान सब्सिडाइज्ड खाद खरीद सकता है, अच्छे बीज खरीद सकता है। ये 2 चीज यदि उसका सॉर्टेड आउट हो गया, बारिश का यदि जल हो गया, नहीं भी मिला चलिए पंपिंग सेट से वो पानी निकाल करके सिंचाई कर लेता है, वो 2000 रुपया भी उसके लिए बुआई के सीजन में जब भी आता है बहुत बड़ी सहायता होती है। उसको 2000 रुपया 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा, इसमें ब्याज नहीं लेना पड़ता है महाजनों से। आपने नहीं देखा है, मैंने वो दौर देखा है, और वो पैसा चुकाते चुकाते मेरे पिताजी की पसलियां दिखने लगी थी। मैंने वो समय देखा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो अन्नदाता है, नहीं, वो बिजनेसमैन है, वो उद्यमी है, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाया लिखाया, और आज मैं इस स्थिति में हूं कि आपसे बात कर रहा हूं, 1-2 लाख लोग मुझे जो है सुनते हैं। इसका रोना कभी ना मेरे बाप ने रोया ना मैं रोता हूं। मैंने वो दिन देखे जूतों में छेद होता था और उसके कारण मोजे फट जाते थे, लेकिन इसको कभी जो है ना पॉवर्टी पॉर्न करके करे मैं किसान का बेटा, अन्नदाता, नहीं भाई। हर व्यक्ति परिश्रम करता है और उसका फल उसको मिलता है। मेरे पिताजी पांव में जूते नहीं पहनते, लंबे समय से नहीं पहनते हैं, वो कारण दुनिया को जो भी बताते हो, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहनना। शादी विवाह में भी अब तो उनकी आदत ही हो गई, तो मेरे भाई के शादी में वो खाली पैर जो है चले गए, और वो अब ऐसे ही जाते हैं हर जगह पे। लेकिन एक समय था नहीं अफोर्ड कर पाते थे। मैं तो आपको ये सब जो है नहीं बताता ना कि यार मैं बहुत मतलब ऐसे गरीबी में किसान जो है अन्नदाता हो, नहीं। जिसके पाँव में जूते नहीं हैं उसने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि आज वो, मैं जिस शोरूम में जाके जिस जूते पे वो हाथ रख देंगे मैं वो खरीद के उनको दे सकता हूं, लेकिन उनको नहीं चाहिए। वो भी अगर आज मैं बता रहा हूं कि यदि उनकी इच्छा हो, ठीक है, मर्सिडीज और जी क्लास जो है टाइप का नहीं मैं खरीद सकता, अगर वो चाहे तो एक ढंग की कार में खरीद के दे दूंगा, वो भी घर के आगे लगा के उसके ऊपर चढ़ करके अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं एक किसान होने की मर्यादा क्या होती है, एक बिजनेसमैन होने की मर्यादा क्या होती है। मार्केट है, डिमांड है, सप्लाई है। सिंपल, बहुत ही एकदम सहज सा, साधारण सा। 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में जब इकोनॉमिक्स का पहला पाठ आपको पढ़ाया जाता है, यही होता है, डिमांड सप्लाई। किसी चीज़ की डिमांड है, उसकी सप्लाई मतलब कैसे करनी है, कितना चाहिए, कितना उग रहा है, उसी से प्राइस जो है स्टेबलाइज होता है, उसी से पता चलता है। डिमांड कम होगा और आपके पास प्रोड्यूस अधिक होगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 50 पैसे भी टमाटर बिकता है, टमाटर आप बेचने जा रहे हैं तो आपको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। खैर, ये सब जो मैं मतलब थोड़ा सा पर्सनल इसलिए भी हो रहा हूँ और अपनी बात इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति रोना नहीं रोता, और ये जो रोने वाले लोग हैं वो उन 1% लोगों में आते हैं। 1%, किसानों का 1%, जिनकी एवरेज इनकम जो है 83 करोड़ रुपया। आगे मैं बताऊंगा, एक आरटीआई लगाया 2012 में, 2016 में उसका उत्तर आया था, उसमें मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अब देखिए टाइमिंग, आप देखिए कि टाइमिंग कब है। तुम्हें बात मनवानी ही थी, जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त आ जाते।
तुमने ये 13 फरवरी का दिन क्यों चुना था? 13 जनवरी क्यों नहीं? 31 जनवरी क्यों नहीं? 2 फरवरी क्यों नहीं? जब बजट सेशन था, जब सरकार एक्चुअल में बैठ के तुम जो बोल रहे हो उस पर कानून बना सकते थे, उस पर नहीं बनाया। सुधांशु त्रिवेदी का ये वीडियो आप सुनिए। देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है। इसलिए सरकार अपनी पूरी दृष्टि संवेदना के साथ, हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने। वस्तुतः ये लोग जो हैं, ये वो अमेरिका या पता नहीं यूके का एक लौंडा था, उसने अपने बाप पे केस कर दिया था कि हमसे तो पूछ के पैदा नहीं किए तुम। तो यहां पे भी ये लोग वही हैं कि हम तो अन्नदाता बन गए भाई, अब हम पैदा हुए अन्नदाता है, अब हमें पालो, और वो होगा नहीं। अब मैं कुछ तथ्य जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। भारत के केवल 4% रिच फार्मर, 4% फार्मिंग इनकम का 20% कंट्रोल करते हैं। 4 लोग 100 में 100 रुपये का 20 रुपया होल्ड करते हैं। इसकी डिस्पैरिटी की बात कोई नहीं करता। और ये वही लोग हैं, ये वो 4% वाले हैं जो आपको सड़कों पे ये मर्सिडीज और ये जो इम्प्रोवाइज्ड और ये डिचिक डाएं लगा के पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है, ये सब करके जो आ रहे 24 घंटे, ये वही लोग हैं। दे आर द 4%। इसमें से और 8 लाख लोगों ने, 2016 का कैग का डेटा है, 8 लाख लोगों ने अपनी आय बताई कि हमारी आय कृषि से है और उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगा। उनकी एवरेज आय उन 8 लाख लोगों की कितनी थी आपको पता है? 83 करोड़, 83 करोड़ रुपये 8 लोगों की एवरेज, 8 लाख लोगों की औसत आय थी कृषि से, जिन्होंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद एक डेटा और सुनिए, यदि 0.04%, 1% नहीं, 0.1% नहीं, 0.4% नहीं, दशमलव के बाद एक शून्य और उसके बाद 4, यदि इतने प्रतिशत किसान भी इनकम टैक्स भरें, केवल इतने लोग, तो पब्लिक एक्सचेकर को 50,000 करोड़ का लाभ होगा हर वर्ष। उससे आप सोचिए कि इन्हीं के एमएसपी के लिए या प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए सरकार कितने कार्य कर सकती है या कितने वेलफेयर स्कीम्स फंड कर सकती है जो कृषकों को लेकर ही टारगेटेड हो। ये आंकड़े हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। नोबडी इज बॉदर्ड टू डिस्कस ऑन दिस डेटा पॉइंट्स, कोई नहीं बताएगा। अब आगे चलते हैं कि एमएसपी का खेल है क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, न्यूनतम सहायता मूल्य। मतलब सहायता ही है, एक तरह से सरकार कह रही है कि ठीक है आपने उपजा लिया और मार्केट में कम से कम तो इसका हर वर्ष वो तय होता है कि आपको इतना रुपया तो मिलना चाहिए। आज के डेट में व्हीट का इंटरनेशनल प्राइस जो है वो $0.21 है, यानी 18 रुपया प्रति किलो। और भाजपा जो है वो हर वर्ष जो इंक्रीज करती है, पिछले वर्ष संभवतः 150 रुपया व्हीट पे इंक्रीज किया था, वो देती है 22 रुपया 75 पैसा पर किलो, 2275 रुपया पर क्विंटल देती है वो। 18 रुपया इंटरनेशनल प्राइस है और 4 रुपया 75 पैसा उससे अतिरिक्त भारत सरकार देती है अपने किसानों को। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने फसलों पे है?
इन लोगों को चाहिए 23 फसल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड हो, 23 तरह की। अब आप स्वयं अपने जीवन में यदि आप खाना खाते हैं तो आपको पता होगा कि आप 23 से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते होंगे। सब कृषि से ही आता है, डेयरी भी आएगा उसमें, पोल्ट्री भी आएगा, मीट इंडस्ट्री भी सब कृषि में ही आता है, फिशरी भी आता है, सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, और बाकी जो दलहन है, तिलहन है, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं, सब कुछ जो भी आप खाते हैं, आटा, चावल, गेहूं हो गया, मकई का हो जाता है, बहुत सारा चीज़। इतना गिनेंगे 23 से ज़्यादा आप स्वयं गिन सकते हैं अगर बैठोगे गिनने तो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 23 पे जो डिमांड किया जा रहा है वो केवल पूरे कृषि के आय का 28% होता है। बाकी का 72% वाले को क्यों नहीं एमएसपी दी जाए? If sugar, for example, can have remunerative prices that governments decide, why can't farmers across these 23 crops also get a minimum support price? Why the hesitation? Let me put the facts on the table. These 23 commodities constitute only 28% of the agriculture produce. That segment of agriculture which is flying high, fastest rate of growth, 8 to 9% per annum, is poultry. Is there an MSP for poultry products, eggs or poultry meat? अंडा जो बेच रहा है या फिशरी जिसने वो क्रिएट किया, वो क्यों नहीं बोलेगा कि मेरे मछली को इतना प्राइस मिलना चाहिए? क्यों? मुर्गियों को जब फ्लू आता है तो क्या गवर्नमेंट, आपने सुना है कि गवर्नमेंट खरीदती है पोल्ट्री फार्म वाले से मुर्गियां या उसको कंपनसेट करती है? नहीं करती ना, वो भी कृषि के ही अंतर्गत आता है। टमाटर पे क्यों नहीं एमएसपी हो? शिमला मिर्च पे, मतलब उसने क्या कर दिया है भाई? धनिया पे काहे ने फ्री में बिकती है, इसलिए धनिया पे काहे ने एमएसपी होगा? जो धनिया उगा रहा है किसान, वो मतलब ऐसे ही वो फ्री का उगा रहा है, फ्री का नहीं उगता ना। उस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं है? गाजर पे क्यों नहीं है? क्या किया गाजर ने? हरी मिर्च ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लहसुन ने क्या बिगाड़ा है? मूंग की दाल, मसूर की दाल, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सेब पे क्यों नहीं एमएसपी है? कीनू पे क्यों नहीं है? नारंगी पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये क्या कृषि से संबंधित नहीं है? सब है कृषि से संबंधित। लेकिन आपको ये सारी बातें आप न पूछते हैं ना आपको बताया जाए। आपको पता है दाल की वैरायटी भारत में कितनी है? 60,000 तरह की दालें भारत उपजाता है। मैं बचपन में कलकत्ता का एक म्यूजियम है उसमें गया था, तो वहां पे वो छोटे छोटे शीशियों में सारी दालें रखी हुई थी। इतना समृद्ध है एग्रीकल्चर। ठीक है, सबको दाल ही मान लेते हैं। हर क्षेत्र के लोग को क्यों नहीं दिया जाता एमएसपी? और इतना चिल्ला रही है कांग्रेस वाले, कर्नाटक में अलाउ कर दो। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? वो तो बोल रहे थे। केजरीवाल का ट्वीट है, अमरिंदर सिंह को टारगेट करते हुए उसने बोला था कि तुम पंजाब के किसानों से क्यों नहीं खरीद लेते हो? तुम आज सत्ता में हो, खरीद लो भाई। तुम इंश्योर करो ना कि ठीक है, एग्रीकल्चर ऐसा तो है नहीं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, वो तो तुम्हारे भी लिस्ट में आता है। तो तुम उस पर क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारा दोगलापन सामने आ जाएगा। गैर भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं जिनके नेता इसको समर्थन दे रहे हैं, अपने अपने राज्यों में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है लागू कर दें। और बेचारे सरदार किसानों का जो खालिस्तानी समर्थक हैं जो बॉर्डर पे लगे हों, मुझे बहुत हंसी आई उनकी स्थिति जान के। स्वामीनाथन तो ब्राह्मण आदमी था, तुम उसका रिकमेंडेशन लेने के लिए मरे जा रहे हो। ब्राह्मण तो यार तुम्हारे लिए सुअर है जिसके ऊपर जनेऊ पहना देते हो। ब्राह्मणों ने ही सारा कुछ किया हुआ है। खालिस्तानी तो इसी तरह से ना, हिंदू और सिखों में डिवाइड जो क्रिएट करना चाह रहे, ब्राह्मणों को तो दिन रात गाली पड़ती है। तो तुम ब्राह्मणों के रिकमेंडेशन को मानने के लिए मरे जा रहे हो।
उसके लिए साला तुम आंसू गैस के गोले खा रहे हो। धिक्कार है यार तुम पे। ब्राह्मण की बात का क्या क्या भरोसा करना भाई है। ये तो वही अश्नीर ग्रोवर ने जो बोला, ये तेरा दोगलापन मैं अभी उतारता हूं। ये तो दोगलापन हो गया जी, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब एक बात जो फंसती है वो ये है, मान लेते हैं कि एमएसपी सरकार बोले कि हम देंगे, जितनी फसलों बोल रहे हैं तुम्हारी जो डिमांड है हम मान लेते हैं। फिर सरकार कह दे कि जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं 28 और 8, उनका जितना उपज होता है, 5 किलो बिहार ने उपजाया, 7 किलो मान लीजिए पंजाब ने उपजाया, 8 किलो राजस्थान से आ रहा है, 3 किलो जो है उत्तराखंड से, 5 किलो तेलंगाना से, ऐसे करके 100 में आप डिवाइड कर लीजिए परसेंटेज जितना सा। गवर्नमेंट कहे कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम इन्हीं जगहों से प्रोक्योर करेंगे उसी परसेंटेज में। तुमने जितना उपजाया 5%, तो हम 5% टोटल प्रोक्योरमेंट का तुमसे लेंगे। इनकी फट के ना फलावर हो जानी है, तुरंत ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि नहीं तुम बिहार से क्यों ले रहे हो। बिहार का आप डेटा देख लीजिएगा कभी, एमएसपी का या प्रोक्योरमेंट का डेटा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में गेहूं नहीं होता, बिहार में चावल नहीं होता है, मक्का नहीं होता। सबसे कम 2%, 3%, संभवतः मैं ज़्यादा बोल रहा हूं। मैंने लिस्ट बहुत पहले देखा था, पिछले किसान आंदोलन के समय में, जो भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे अगर मिल गया तो। और 70% प्रोक्योरमेंट जो है 2-3 जगहों से आती है बस, पंजाब, हरियाणा, उनमें से 2 मेन हैं। चाहे गेहूं हो, इनफैक्ट चावल तक में इन लोगों का है। चावल में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब से भी आता है, बंगाल से भी थोड़ा आता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे तो ऐसा कब्जा है इनका। तो फिर गवर्नमेंट को यही कहना चाहिए, ठीक है हम एमएसपी मानेंगे, लेकिन अब से खरीद जो होगी जिस स्टेट का जितना हिस्सा है उसी अनुपात में होगा। गवर्नमेंट को भी ये फॉर्मूला जो है प्रोपगेट करना चाहिए। पिछले ये जो कृषि कानूनों के अगेंस्ट थे ये इसीलिए थे क्योंकि ज्यों ही वो आएगा तो कुछ किसान या अधिकतर किसान ओपन मार्केट में जो है वो बेचने के लिए मतलब स्वतंत्र हो जाएंगे। उनके पास मंडी जो कांग्रेस कंट्रोल्ड है अभी भी बहुत सारे अधिकतर हिस्सों में, जिसमें ट्रक घुसने का शुल्क देना पड़ता है, बाजार समिति शुल्क, 8.5% तक एक्स्ट्रा चार्जेज उनको देने पड़ते हैं। 100 रुपया का प्रोड्यूस अगर वो लेकर के घुसे हैं तो उसमें फिर ऐसे छू के बोलेगा इसमें मॉइस्चर है, तुम्हारा दाना ठीक नहीं है, यदि आपकी 60 गांठ नहीं है तो। ये सारा कुछ चलता है उसको कम करने के लिए और किसानों को सिक्योरिटी देने के लिए किसान कानून आए थे। लेकिन चलो काले कानून थे तो काले कानून जो है उसको वापस करवा लिया जी, मोदी को उसकी औकात दिखा दीजिए। तो अब जो है ये दूसरा के नहीं हमें राफेल जो हमारी टंकी में दारू भर दिया करे, इस टाइप का एब्सर्ड डिमांड ले लेके हमने एक सटायर बनाया है, जाके आपको देखना है तो देख लीजिएगा। अब एक बात आती है और एथिकल क्वेश्चन है। कृषि है एक बिजनेस, डेयरी बिजनेस है, फिशरी बिजनेस है, पोल्ट्री बिजनेस है, तो उसी तरह गेहूं उगाना भी एक धंधा है, व्यापार है। इस व्यापार में भी बिग प्लेयर्स होते हैं, स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, मिनिस्क्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसको यदि सरकार जो है एमएसपी सुनिश्चित कर दे तो फिर कपड़े वालों ने, रेस्टोरेंट वालों ने, मोबाइल फोन जो बना रहा है उसने, सेमीकंडक्टर जो कहीं से ला रहा है, बैग बना रहा है, चूड़ी बना रहा है, चश्मा बना रहा है, कपड़ा, मतलब इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? इनके ऊपर भी तो होना चाहिए ना कि भाई कपड़े पे एमएसपी होनी चाहिए, धागे पे, उस पे एमएसपी क्यों नहीं? इन मतलब ये हरियाणा के किसान हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक मतलब छोटा सा में जितने वोक है उनकी कह के ले ली है, वो सुनिए आप। किसान कहता है एमएसपी कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूं हरियाणा का, दोबारा कहने लग रहा हूं उतारते, मैं किसान हूं, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूं आड़ती से, हाँ भाई क्या रेट है, ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है, मंदा है, हाँ जी क्या रेट है, ये रेट ले आऊंगा। सुन लो मेरी बात, ये कहता है किसान यूं कहता है हमारा अन्न मत खा,
ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। अब योगेंद्र यादव आते हैं। अति विनम्रता धूर्ता लक्षण, जिसके शब्दों से चाशनी टपक रही हो ना, भयानक धूर्त होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये उसी कैटेगरी में आता है ये योगेंद्र यादव। ये अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो ये 10 लाख करोड़ का बोल रही है ना एमएसपी गारंटी पे, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं, इसको तो मैंने डिबंक कर दिया था पिछले ही बार। तो अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी का मतलब ये थोड़े है कि सारा प्रोड्यूस जो है गवर्नमेंट को खरीद लेना है। अब मैं बोल रहा हूं, इसका ये पहला लॉजिक है, इट डजंट मीन गवर्नमेंट हैज टू बाय एवरीथिंग दैट द फार्मर्स आर, जो भी उनका यील्ड होता है। ये बात जाके योयाको, शंभू या सिंघू बॉर्डर पे वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी लाउड स्पीकर लगा के मुंह में बोलते हैं, लाल पिछवाड़ा आगे उजला होता है वो वाला, वो लेकर के जाओ और बोलो कि मित्रों मैं गारंटी आपको दिलवाऊंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि सरकार आपकी सारे प्रोड्यूस जो है खरीद लेगी। इतना इसका सारा मीठापन जो है निकाल देंगे वहाँ। वो है बड़े मतलब लंठ पट्टे हैं वहाँ पे, अब बहुत दिनों से मतलब बाहर हैं घर के, तुम्हारा सारा मीठापना वहीं पे निकाल देंगे वो लोग। दूसरा लॉजिक इसने दिया कि हम बोल रहे हैं कि जी एमएसपी जो है उससे नीचे जब भाव चला जाए, मान लीजिए कि एमएसपी 22 रुपया 75 पैसा है गेहूं का और मार्केट में भाव चला गया है आपको 21 रुपया, तो किसान को सरकार जो है 2 रुपया 75 पैसा प्रति किलो के हिसाब से कंपनसेट कर दे। ये इसका लॉजिक है। अब ये लॉजिक उन भाई साहब को भी समझा दो जाके जो 10,000 रुपया पेंशन मांग रहा है कि गारंटीड इनकम तो हमारी होनी चाहिए, हम भी किसान हैं, हम भी काम कर रहे हैं। फिर वो समझाने जाएंगे तो फिर उनके मीठेपन का फायदा उठा लेंगे लोग। तुरंत ही बुजुर्ग भी होगा, तुरंत बोलेगा योगेंद्र झुक योगेंद्र का सलीम और सलीमों में जो प्रचलन है, बकरी वकरी जो भी है वो उसका बना दिया जाएगा तुरंत। ये फॉर्मूला डेफिसिट देने का ये लेकर के जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक और चीज इसने बोला है, वो बोला है कि सरकारी कंपनियां जो हैं, नाफेड है और एक और कंपनी है, वो जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन को लेकर के बोला है कि जब कहीं पे जो है घट जाता है प्राइस, कहीं पे बढ़ जाता है, एक समय में टमाटर 50 पैसे, एक समय में टमाटर 20 रुपये किलो हो जाता है, एक समय में प्याज, ये सब का, तो उसको लेकर के बोला है कि उसका एक फंड होना चाहिए जो, तो इससे आप थोड़ा बहुत जो है वास्ता रखते हैं। हाँ ठीक है, ये एक सेंसिबल बात है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल तो इसके 3 चीजें इसने बोली थी, उसमें 2 प्रैक्टिकल नहीं है, इसको वही किसान जो है मार के लिटा देंगे। तो जब कैलकुलेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट सोर्सेज बताते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ का आएगा। मैं तो कह रहा हूं हटा दो, 10 लाख करोड़ का 0 रुपया है, बाकी वो मनरेगा वाला 21 लाख करोड़ कौन दे? तुम्हारा ससुर देगा। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना ही कटवा रहे हैं बेसिकली, और 2 बार कटवाएंगे यदि जो ये फॉर्मूला बोला जा रहा है लागू हो जाए। कैसे? एमएसपी को फंड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपके पैसे जाएंगे, वो तो मैंने आपको बताया। अब जब एमएसपी लागू हो जाएगा और हर चीज पे लागू हो जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो उससे कम दाम पे कोई भी कंपनी उठा नहीं सकती है माल। तो कंपनी माल नहीं उठाई कम दाम पे, और एमएसपी की जो डिमांड है और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे चलें। हालांकि है तो कि 10 गुना भी बोला जा रहा है कि जो
व्हीट का प्राइस होना चाहिए 252 रुपया होना चाहिए पर किलो। टिकैत का एक है, चूतियाप ही है, सुन लीजिए। फार्मूला के हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। 3 क्विंटल गेहूं का जो सोने का भाव जितना है उतना 3 क्विंटल गेहूं का भाव फिक्स कर दो तो आप ये 1967 का 1 तोला सोना चाहिए 3 क्विंटल के लिए, जो 100 क्विंटल पैदा करता है उसको 33 तोले सोना मिलना चाहिए तो उसका फैसला हो जाएगा। देसी इलाज बता ये दिया तो फार्मूला है, देसी इलाज बता। तो ये जो बोल रहे हैं कि 1 तोला जो है इनको सोने का दाम जो है चाहिए 3 क्विंटल गेहूं में। 300 किलो गेहूं का दाम यदि गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, सोने का रेट क्या चल रहा है धर्मपत्नी जी से पूछना पड़ेगा, 60,000 के लगभग चल रहा है। अब 60,000 के हिसाब से उससे लगाएंगे 200 रुपया पर किलो आएगा। अब आप सोचिए और बताइए कि 200 रुपये किलो गेहूं यदि अडानी खरीदता है, आटा वो कितने में प्रोसेस करके बना के आपको बेचेगा? अडानी खरीदे, आशीर्वाद वाले खरीदे, पतंजलि वाले खरीदे, कितने में बेचेंगे आपको? 200 रुपये किलो लेंगे, उसका प्रोसेसिंग होगा, भंडारण होगा, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन फलाना ढिमका करके वो आपको मिनिमम 300 रुपये किलो तक मिलेगा। वो भी बहुत कॉस्ट कटिंग वो करेंगे तब, नहीं तो 350-400 टाइप का हो जाएगा जो मार्जिन इन लोगों का होता है। अभी 18 रुपया किलो मैंने बताया इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट का दाम है। हम और आप कितने में ख़रीदते हैं? आप जाके बिग बास्केट या किसी ऐप पे जाके जो पैकेट आप लेते हैं लगभग 210 रुपये का 5 किलो आएगा आपको, 220 रुपये। कोई और शरबती आटा और इस तरह का है तो वो 50 रुपये किलो तक भी इस तरह से जाता है। तो आप देख लीजिए कि 18, 20, 25 रुपये का गेहूँ आपको कितना, ये जो आप खरीद रहे हैं तो ये क्या गवर्नमेंट फंड करेगी? आप ही खरीदोगे ना? या फिर अन्नदाता जो है वो आप कहेंगे कि नहीं नहीं अजीत जी, वो जो तोला मैंने टिकैत जी ने अपनी बहू बेटियों के लिए या जो भी है वो इतना धान गेहूँ बेचेंगे, उनके पास तो तोला नहीं, मुझे लगता है ईंट ऊँट हो जाएगी सोने के। तो खुरच के बोले अजीत जी एक खुरचन 1 स्कूप सोने का लीजिए और खरीद लीजिए जाके आटा। वो तो देने नहीं आएगा, कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगे, दोबारा कट गया तुम्हारा। तुमने फाइनेंस किया, गारंटी दिलवाई, सरकार ने बोला ठीक है गारंटी हुआ। अब प्राइवेट कंपनीज एक हाइक्ड प्राइस पे जो इंटरनेशनल मार्केट से 2 गुना 3 गुना से लेकर 10 गुना तक है, यदि उस कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाए या राकेश टिकैत जो मांग कर रहा है उसको मान लिया जाए, फिर तुम खरीदोगे। तो अपने बजट के बारे में सोचो। ये तो एक चीज मैंने बोला गेहूं के बारे में, टमाटर पे लगा लो, बाकी चीजों पे लगा लो। तो आप देख लीजिए कि ये अर्थशास्त्र के सारे जो है ना वो जो भी मतलब मानदंड है सबको छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखता है, और यही इनकी डिमांड है जिसको लेकर के ये लोग जो है नाच रहे हैं अभी तक। अब चौथा बिंदु जो है मेरे इस वीडियो का, वो मैं कुछ खाली वीडियोज आपको दिखाऊंगा कि ये जो कर रहे हैं, ये मतलब ड्रोन को जो है वो पत्थर मार रहे थे, सर ही पे गिर गया साला, तो बोल रहे कि अब जो है हम बॉल से फेंकेंगे। तो उस पर एक ट्वीट किया है पुलकित ने कि भाई बॉल स्पिन कर गई तो ठीक से फेंकना उस बॉल को। और एक मित्र ने तो वो दृश्यम या ऐसी कोई कंपनी है उसका ड्रोन है, तो उसका भी बना के दिया कि तुम बॉल फेंकोगे तो देखो इन लोगों ने ड्रोन को इम्प्रोवाइज करके उसमें टेनिस का रैकेट लगा लिया। इस भाई साहब को सुनिए, इसका वीडियो देखिए आप। ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਆ ਸਾਡੀ। अब दूसरा है कि पिछली बार जो है मोदी बच गया था, अब की बार नहीं। हृदय के उद्गार आप समझ रहे हो, समझ रहे हो वाला वो जो मीम है, आप समझिए, ये वीडियो देखिए। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਓ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ।
ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ बच के नहीं होता कि ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वालों उधर आ जावे फिरोजपुर वाले। अब तीसरा वीडियो जो है इसमें बाबा जी बोल रहे हैं जी मोदी दा ग्राफ जो है ऊपर चला गया सी, उसको डाउन लाना सी। मोदी बेचारे वो सारा पगड़ी धारण करके और प्रकाश उत्सव और ये सब कुछ बढ़िया से आदमी मना, सिखों के लिए जितना इस प्राइम मिनिस्टर ने किया उतना किसी ने नहीं किया। सब चंगा सी भी बोल रहा है बेचारा। और यहाँ पे मोदी दा ग्राफ जो है ऊपर चला गया सी, उसको डाउन लाना सी। अब सुनिए इनको। मोदी दा ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ये सब किसानों के नेता हैं, किसान के नेता हैं। मोदी का ग्राफ जो है जो ही एमएसपी आएगा नीचे चला जाएगा। एमएसपी में मोदी हो गया ना जी, एम से मोदी हो गया, तो इस कारण से एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी लाएंगे जी, मोदी दा ग्राफ जो है नीचे आ जाना सी। तो ये हो रहा है। ये वीडियो देखिए, पत्रकार को घेर करके मार रहे हैं। ड्रोन किथे ड्रोन भैन को थप्पड़ की तरह मार रहे हैं, भैन को बढ़िया कर रहे हैं। एक ट्वीट आया उसमें जो है बोल, अच्छा वो बीबीसी, ये तो अपने हैं, अपने तो बीबीसी वाले को बोला हुआ थोड़ा तेल वैसलीन ये सब भी लेकर के आओ, तुम्हारा मसाज कर देते हैं। और कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मसाज कर देंगे कि अरे तुम बहुत मेहनत करके रिपोर्टिंग करने आए हो। एक ऐसे ही आज तक वाला था, उसमें दिखा रहा है कि निहंग भाई साहब तलवार लेके दौड़ रहे हैं अपना, और फिर पीछे दिखा है कि ये लोग कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। बोलता है ये नहीं दिखाना है, ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ। ये भी वीडियो पे है। अब एक लॉजिक आया, जब लोगों ने लिखा कि भाई मर्सिडीज जी वैगन और आईफोन 14 से सब शूटिंग चल रही है, भाई एक कायक किसान है, तो आया कि तुम साले जलते हो उनसे, क्या एक किसान मर्सिडीज से नहीं चल सकता? यस, दे हैव PhDs, दे हैव दिस, दे हैव दैट। एक महिला है, शर्माइन है शायद, उनका ट्वीट में लगा रहा हूं। फेमिनिस्ट लोग का यही होता है ना, कुछ भी चीज हो, स्कोडा लहसुन ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, घुसेड़ दो उसमें साला। इसमें भी ब्राह्मण ले आई कहीं से। अब ब्राह्मणों का साला क्या आतंक रहा होगा। मैं सोच रहा हूं, इनके घर विजिट किया था कि I want to know the background story of Brahmins who have wronged this girl. उन्होंने क्या कर दिया भाई, ब्राह्मण ने धोखा दे दिया तुम्हें। वैलेंटाइन डे पे फूल देने की जगह साला कांटा दे दिया कि प्लास्टिक का फूल तुमको पकड़ा गया। काहे इतनी घृणा लेके कहाँ जाओगी? शर्मा जी की बेटी हो भाई, कुछ जीवन में अच्छा कर लो। देखिए इसका मतलब, ट्वीट पढ़िए कि बिना काम का। तो अब घूम फिर के वही बात आ जाती, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे। तो किसानों की पॉवर्टी जो है ना, वो आपके दिमाग में है। ये तो फिजिकल चीजें, ईमेल विथ नो अटैचमेंट है, ये निर्वाणा प्राप्त कर चुका है ये ईमेल। तो उसी तरह किसान लोग तो यार ये सब तो क्या है, मिट्टी दा शरीर मिट्टी च मिल जाना सी, तो वही होना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यही है। आप बीच में मर्सिडीज जी वैगन और ये सब जो है थोड़ा सा बैठ लिए, लैम्बोर्गिनी ते आए माहिया और ये सब चल रहा है थोड़ा सा, तो क्या हो गया? कर लेने दो यार, किसान हैं, खेती करते हैं। उनके लिए बिहारी लोग, जिनको ये लोग वेज प्रॉपरली नहीं देते हैं, लेकिन है तो टेक्निकली किसान ही ना, तो दे कैन हैव PhDs, दे कैन अर्न 83 करोड़ पर ईयर विदाउट नो एनी टैक्सेस। वो कर सकते हैं, वो किसान हैं, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो किसान है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पुअर भी हो सकते हैं, आईफोन भी रख सकते हैं। तो आप ऐसे टारगेट करो, ये सब अच्छी बात नहीं है। और अंतिम वाला जो है एकदम, मेरे तो दिल को साला एकदम जाके और
वेंट्रिकल और क्या होता है वो, उसको छू करके ऐसे हिला के निकल गया वो, एकदम ऐसे गप से घुसा, माइक पे ही लग गया मेरे, गप से ऐसे घुसा और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हिला करके निकल गया मेरे हृदय को स्पर्श, और हृदय से वो मर्मस्पर्शी बात उसने की है कि पाकिस्तान तो ज़्यादा करीब है जी, और हमें खालिस्तान को आज़ादी दे दो और हम जब पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो ये इनके हृदय के उद्गार हैं, उसको भी सुन लीजिए जाते जाते। जो मोदी सरकार है ਵੀਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, पाकिस्तान ਨਾਲ जुड़ जाते हैं खालिस्तान बना के अपना। अब तो बात ये है किसानों की, हम हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास, जो देश के गद्दार है। तो ये है जी किसान आंदोलन, ये इनके उद्गार हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ना ये तथ्य पे बात करेंगे, ना डेटा पे बात करेंगे, ना लॉजिक से ये चलेंगे। जो इनके समर्थक हैं उनको पता नहीं है कि एमएसपी क्या कर सकता है। भाई जो सेंसिबल बातें हैं वो करो। सेंसिबल बात, राजदीप के शो पे एक वैज्ञानिक महोदय आए थे, अर्थशास्त्री, मतलब एग्रीकल्चर को लेके, वो प्रोफेसर साहब हैं, तो वो आए थे, उन्होंने बोला कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए एक फंड होना चाहिए। मैं किसानों के विरोध में नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आनुपातिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। जितने भी प्रोड्यूस हैं, सरकार जहां पे भी खरीदती है, हर जगह के, जिस भी स्टेट का जहां पे उगाया जाता है, उसका क्वालिटी देख करके, गुणवत्ता देख करके आप लीजिए। ये 2 स्टेट जो ब्लैकमेल करते हैं उससे ब्लैकमेल मत होइए। हो रहे हैं अभी जो बात करने के लिए आपसे आ रहे हैं, तो उनको बोल दीजिए कि हम तो आगे से ऐसे लेंगे। बोल दो पंजाब का हिस्सा 5% आता है, हम उतना ही लेंगे। तुम जाके पालक और धनिया उगाओ, अब ज़्यादा उगाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट इतना है। तो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन ये है कि जब कुछ चीज़ का दाम बढ़ जाता है, उन्होंने ही ये उदाहरण दिया, उन्हीं का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे प्याज का दाम 50 रुपया हो गया, होना चाहिए उसको 25। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्याज खरीदती है कहीं से और उसको कम दाम पे बेचती है, तो प्याज उसी फंड से खरीदा जाता है। उनका कहना था कि पे तो आदमी कर ही सकता है, कंज्यूमर को लेना है वो ले सकता है, आपको प्रोटेक्शन तब देना चाहिए जब वो 25 रुपये का प्याज 5 रुपया किलो बिक रहा होता है, तब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए उस फंड के थ्रू कि हम ले लेते हैं इसको। 20 रुपया जो तुमको कम लग रहा है वो हम तुम्हें दे देते हैं और हम बेचेंगे, ताकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आए। उस तरह का अप्रोच इनको, जो भी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उसको लेकर के ये होना चाहिए। ये एक सेंसिबल बात है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं और मुझे जो तार्किक लगता है वो ये है कि गवर्नमेंट को हर वर्ष या हर सीजन के आरंभ में ये बता देना चाहिए कि हमारा कंजम्पशन कितना है, किस चीज का भार। उनके पास आंकड़े होते हैं, नहीं है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो आपके ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के, स्टेट के भी होते हैं, सेंटर के भी होते हैं। उनसे अब आंकड़े इकट्ठे करवाइए, कंजम्पशन का पैटर्न क्या है। जैसे दूध का है, दूध का पता है डेयरी वालों को कितना है, दूध लेते हैं, पाउडर बनाते हैं। अब बैसाख का आएगा, जेठ का, ये सब का महीना आता है, जो अप्रैल मई जून का आता है, उसमें गाय दूध कम देती है। फिर भी देखिए कि दूध के सप्लाई पे कभी भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको प्रोसेस करके पाउडर बना के रखा हुआ है कि विंटर में जो एक्सेस मिल्क आएगा उसका पाउडर में हम बाद में उसमें पानी मिला के या जो भी है वो मिला करके हम जो डेफिसिट होगा डिमांड का उसको हम पूरा करेंगे गर्मी में। तो इंडस्ट्री ने स्वयं ही ये सीखा ना कि उनको कैसे करना है। तो गवर्नमेंट को उसी तरह हर चीज के कंजम्पशन पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। गेहूं हमें कितना चाहिए, मकई हमें कितना चाहिए, चावल कितना चाहिए, और उसको स्टेट बाय स्टेट डिवाइड करके बोल दे कि हम आपके यहां से इतना लेंगे, इसकी हमारी गारंटी है, इतने प्राइस पे हम लेंगे। और फिर स्टेट अपने किसानों को बोले कि भाई तुम बिना काम का इतना चावल मत उपजाओ,
वो खरीदी ही नहीं जाएगी। तुम सब्जी का उत्पादन करो, तुम कुछ और करो, कोई दूसरा फसल लगवाओ जिसकी रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि भारत हर चीज सरप्लस में उपजा रहा है कि नहीं, बोलेगा कि नहीं भाई अब चावल नहीं तो हम ये कैसे उपजाएं, ऐसा भी नहीं है। भारत अभी भी डेफिसिट में ही, हमें बाहर से लेना पड़ता है अनाज। हम सेल्फ रिलायंट हों, इसके लिए इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे सरकार को कि गवर्नमेंट हर फसल से पहले उनका एक डायरेक्टिव जाना चाहिए हर स्टेट को, सेंटर के लेवल पर, या स्टेट अपने भी इंडिपेंडेंटली स्वयं भी कर सके। हाँ, गवर्नमेंट का, सेंटर का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो प्रोक्योरमेंट जो करती है कि बुरे दिनों में, या उनको पीडीएस के थ्रू जो है अभी जैसे 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए तो वो बता दे कि हमारी इतना लाख टन हमको चाहिए, ये दाल चाहिए, गेहूं चाहिए, ऐसे चाहिए, तो वो सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ से आएगा। और उसके लिए फिर क्रॉप इंश्योरेंस है, तरह तरह की चीज़ें हैं, वो किया जाए तो इससे मोर और लेस, क्योंकि ये हैविली डिपेंडेंट मानसून पे भी होता है। गर्मी इतनी पड़ जाएगी, जमीन से पानी सूख रहा है, फसल डैमेज होता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, हर तरह की चीज़ है। बट मैं एक बोल रहा हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन में जब एक्सट्रीम कंडीशंस ना हो तो इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स जो है गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, तब जाकर के इस तरह के जो पॉलिटिकल फार्स जो प्रोटेस्ट के नाम पे चल रहे हैं वो बंद होने आरंभ होंगे। नहीं तो सब दिख रहा है भाई, वो बोल रहा है कि हमको मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, तो मोदी के ग्राफ को जो राम मंदिर के कारण ऊपर गया है उसको तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर एमएसपी और ये सब का ढोंग क्यों, अन्नदाता बने हुए क्यों फिर रहे हो। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है उसमें कुछ आपको तथ्य मिले होंगे, आंकड़े मिले होंगे, अच्छा लगा होगा।